नमस्कार साथियों, इसमें कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय में जो भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ नाम का चैप्टर है, उसके बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न 19 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें 2020 में यानी कि 2019-20 में करीब 3 प्रश्न इस चैप्टर से आए भी थे बहुविकल्पीय से। तो इसमें एक एक प्रश्न को लेंगे और इसमें समझेंगे उसका विभिन्न एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि उसका भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से साथ साथ में हो जाए। ये थोड़ा सा नया प्रयोग करने का प्रयास किया है इस वीडियो में, तो शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन सीख लेंगे कुछ चीज़ें हैं इसमें। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में शासन का स्वरूप क्या है। तो शासन के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक शासन होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, कहीं अध्यक्षीय शासन होता है, कहीं पे राजतंत्रीय शासन होता है। तो भारत में किस प्रकार का शासन है, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है भारत में किस प्रकार का शासन है, तो भारत में यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है। तो लोकतांत्रिक शासन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन थोड़ा सा डिटेल में इधर देख लेंगे, एक पेज में लिखा हुआ है हमने। लोकतंत्र लोकतंत्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है डेमोस, एक है क्रेसिया। यहाँ पे डेमोक्रेसी देखा जाए तो ग्रीक शब्द है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा में कौन कौन से दो शब्द हैं, एक है डेमो, एक डेमो है, डेमो मतलब होता है जनता, और एक है क्रेशिया। क्रेशिया मतलब होता है शक्ति या सत्ता, यानी कि जनता की सत्ता, यानी कि जनता का शासन जो होता है उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो लोकतंत्र में क्या क्या होता है, लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन बनाने का प्रयास करें। तो लोकतंत्र एक प्रकार की शासन प्रणाली है। इसमें जो जनता होती है, देश की जनता होती है, वो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। और इसमें जनता की सत्ता होती है, यानी कि इसमें जनता की सीधी सीधी भागीदारी होती है। इसमें कोई राजतंत्री या अध्यक्षीय प्रणाली नहीं होती है, इसमें जनता का सीधा सीधा शासन होता है। अगर देखा जाए लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है मुख्य रूप से। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसको समझ लें। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि कोई देश का नागरिक जो है अपने प्रतिनिधि को सीधा सीधा चुन रहा है, तो वो प्रतिनिधि लोकतंत्र हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर जनता जो है किसी भी नीति का निर्णय जो है सामूहिक रूप से मिल करके करते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं। जैसे कि नीतिगत मुद्दों पर सभी नागरिक जो हैं द्वारा मतदान किया जाता है, तो इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं। यानी कि इसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि को नहीं चुना जाता है, जनता सीधे सीधे मतदान में भाग लेती है और वो किसी भी नीति का निर्णय स्वयं करती है। लेकिन ये वहीं पे संभव होता है जहाँ पे कोई देश अगर छोटा है, तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रणाली संभव हो सकते हैं। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड एक छोटा देश है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम काम करता है। लेकिन भारत एक बड़ा देश है, तो यहाँ पर सारी जनता मिल करके अगर किसी नीति का निर्णय करेंगी, तो उसमें समय लग सकता है और बहुत सारे उसमें विद्वेष की भावना भी आ सकती है। तो भारत में जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है, यानी कि जनता अपने चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन करती है और वो जाकर के नीति का निर्णय करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होता है। जो लोकतांत्रिक या कहीं जो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र होता है, उसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होता है। और जहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, वहाँ पे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक भी चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। वहाँ पर कानून व्यवस्था होती है, यानी कि रूल ऑफ लॉ चलता है। जैसे कि आर्टिकल 14 में, भारत के संविधान में भी आर्टिकल 14 में बताया गया है, कानून व्यवस्था, कानून की परिभाषा उसमें बताई गई है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में शक्तियों का वितरण होता है, यानी कि जो न्यायालय है या जो कार्यपालिका है, जो व्यवस्थापिका हैं, उन सभी का जो शक्ति है, उनका जो पावर है, उसका वितरण होता है, यानी कि शक्तियों का वितरण होता है। और देखा जाए तो उसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र में स्वतंत्रता,
दिया रहता है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, या भाषा, कोई भाषा बोली, संस्कृति को बढ़ाने वाली स्वतंत्रता हो गई, या सभा या धर्म संगठन वगैरह बनाने की अगर आज़ादी हो तो वो भी स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता हो तो वो भी एक प्रकार का स्वतंत्रता है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है संविधान में। संपत्ति का जहाँ पे अधिकार है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सारे प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से इसमें लोकतंत्र के बारे में समझ में आया होगा। ऑप्शन में राजतंत्र भी दिया गया है, तो राजतंत्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्ची बोलते हैं, मोनार्की बोल सकते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का शासन होता है। इसमें बहुत सारी जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनती हैं, बल्कि कोई एक व्यक्ति होता है वो शासन करता है देश में। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे राजा होता है, राजा का पुत्र, उसका पुत्र, वंशानुगत तरीके से जो शासन चलता है उसको हम कह सकते हैं राजतंत्र। इसकी एक हम कह सकते हैं कि एक दोष है वो ये कि राजा जो है वो निरंकुश भी हो सकता है, तो जनता कुछ कर नहीं सकती है। जबकि लोकतांत्रिक देश में यदि शासक वर्ग निरंकुश हो रहा है तो जनता उसमें अपने हम कह सकते हैं कि जनमत के माध्यम से उसका प्रतिरोध कर सकती है, विरोध कर सकती है, जिससे कि शासक वर्ग थोड़ा सा दबाव में रहता है। लेकिन राजतंत्र में शासक वर्ग दबाव में नहीं रहता है, वो निरंकुश भी हो सकता है। राजा कैसे बनते हैं? एक तो वंशगत तरीके से, वंशानुगत तरीके से राजा बन जाते हैं, या फिर कोई राजा अगर किसी क्षेत्र को जीत लिए हैं, विजित कर लिए हैं, तो राजा बन जाते थे। और राजतंत्र की एक विशेषता ये भी है कि देश का जो प्रमुख होता है, सर्वे सर्वा जो होता है, वो राजा या फिर सम्राट होता है। और जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसको राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। इसमें सरकार का प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, ये इसकी विशेषता है। अमेरिका में जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो इस सेक्शन में ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और फिर से प्रश्न पे अपने आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लोकतांत्रिक हो जाएगा, ये सही हो जाएगा अपना ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। इसके बारे में समझ लें कि लोकतंत्र की परिभाषा किसने किस किस प्रकार से दी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा किस किसने दी है, किस रूप में बताया है उसको। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने जनता का जनता के द्वारा इस रूप में बताया है, तो उस प्रकार से और लोगों ने भी इसमें अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो परिभाषाएं क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ये आ गया, तीसरे पेज में है ये। ये आ गया। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? एक अब्राहम लिंकन के अगर उनके लैंग्वेज में देखा जाए तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन होता है वो लोकतंत्र है। और प्लेटो और अरस्तु ये भी एक महान विचारक रहे हैं। इन्होंने बताया है कि बहुमत का जो शासन होता है, यानी इसमें कोई एक राजा वगैरह निरंकुश होकर के राजतंत्र नहीं चलाता है, बल्कि इसमें बहुमत का शासन होता है, जनता का शासन होता है, उसको लोकतंत्र कहा है प्लेटो और अरस्तु ने। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बहुमत का शासन किसने कहा है लोकतंत्र को? तो प्लेटो और अरस्तु ने कहा है। इसमें शासन की जो शक्ति होती है वो विशेष वर्ग में नहीं होती, यानी कोई राजा वगैरह के हाथ में शासन नहीं होता है, बल्कि ये सामूहिक रूप से होता है। ये परिभाषा दी है लॉर्ड ब्राइस ने। लॉर्ड ब्राइस ने परिभाषा दी है कि लोकतंत्र वह शासन की शक्ति है जो कि
किसी विशेष वर्ग के हाथों में नहीं रहता है बल्कि सामूहिक रूप से जनता के हाथों में रहता है। तो ये परिभाषा लॉर्ड ब्राइस ने दी है। अगला इसमें है, हेरोडोट्स ने जो परिभाषा दी है लोकतंत्र की, कि राज्य की सर्वोच्चता जनता के पास होती है, किसी विशेष वर्ग के पास नहीं होती है। तो ये परिभाषा हेरोडोट्स ने दी है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। वीडियो लंबी करेंगे तो ये थोड़ा सा नया प्रक्रिया है, समझ में नहीं आ पा रहा है। अगले वीडियो में इसको आगे के सभी प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें इस प्रकार के जो मेथड यूज़ किए हैं, प्रयोग किए हैं इस वीडियो में, उसका प्रयोग नहीं करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें समय की बर्बादी हो रही है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।